नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे आज हम, जिसकी अवधि होती है 3 से 12 वर्ष तक। इसको 2 उपभागों में विभक्त करते हैं हम अध्ययन की दृष्टि से। पहली होती है पूर्व बाल्यावस्था, जिसकी अवधि हमने पढ़ रखी है 3 से 6 वर्ष, और दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था, जिसकी अवधि होती है 6 से 12 वर्ष, या इसको विलंबित बाल्यावस्था भी कहते हैं। डिलेड, विलंबित बाल्यावस्था। इसकी अवधि होती है 6 से 12 वर्ष। हम पहले उन विशेषताओं को पढ़ेंगे जो कॉमन विशेषताएं बाल्यावस्था को लेकर जो दोनों में चलती है। ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। बाल्यावस्था में यदि हम देखें तो बाल्यावस्था की विशेषताओं की बात करेंगे हम। तो बाल्यावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं है वो पाई जाती है, तो आपने सुन रखा होगा बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति अत्यंत मंद होती है। ध्यान देना, एक बार मंद पड़ेगी फिर किशोरावस्था में तीव्र होगी, और सबसे तीव्र किस में होती है? श्वेतावस्था में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी यदि विशेषता की बात करें बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में सर्जनशीलता या विधायकता की प्रवृत्ति जागृत होती है, जागृत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। सृजनशीलता क्या है सर? सृजनशीलता या विधायकता क्या है? बिल्कुल अनोखी चीज पैदा करना। ध्यान देना, जैसे कुछ चीजें होती है जो बिल्कुल दुनिया से हट करके होती है, वास्तव में वो हमें क्या देती है? आश्चर्य पैदा कराती है कि ये कहां से हो गया। जैसे मान लीजिए अभी अभी नया साल लगा था 2025, तो मैंने एक कोई सोशल मीडिया के थ्रू एक देखा कि 2025 है, ये क्या होगा? पहली प्रथम 9 संख्याओं के क्यूब का योग होगा। 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब और 9 क्यूब। बिल्कुल, वह यहाँ क्या है? ध्यान देना, यहाँ बिल्कुल एक संख्या है, लेकिन इसको एक नए तरीके से या नए ढंग या अनोखे ढंग से प्रेजेंटेशन किया गया है कि समस्त प्रथम 9 संख्याओं का घनमूल का योग क्या होगा? 2025 होगा। तो ये सृजनशीलता, जैसे कुछ बोलने से कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बिल्कुल ही अलग होता है और बिल्कुल ही हमें क्या लगता है? आश्चर्यचकित लगता है। और सृजनशीलता में नवीन विचार या नवीन उत्पाद होता है,
चाहे वो गणितीय हो, चाहे भाषाई हो, चाहे कोई भी उत्पादन से संबंधित हो, वो हमारे सामने होते हैं। तो सृजनशीलता और विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में जागृत होती है? बाल्य अवस्था में। कभी कभी देखा होगा आपने प्रथम, दूसरी, तीसरी कक्षा के छात्रों को कभी कभी क्या बनाते हैं, हेलीकॉप्टर बनाते हैं कागज से, कभी कभी खेल खेल में क्या बनाते थे, मकान बना देते हैं इतने अनोखे। वास्तव में कुछ कुछ रचनाएं बनाते हैं, कुछ कुछ चित्रकारियां करते हैं। तो सृजनशीलता की जो नींव है वो किस अवस्था में पड़ती है? सबसे ज्यादा सृजनशीलता होती है वो किस अवस्था में होती है? विकास वो होता है बाल्य अवस्था में। कुछ कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं कक्षाओं में जो क्या करते हैं, पीछे की जो पंक्ति है वहां से हेलीकॉप्टर बना करके सीधे सर जी के लिए फ्लाइट के लिए तैयार करते हैं, सर जी की ओर फ्लाइट के लिए, और सीधा सर जी पर जाकर के क्या होता है, वो हेलीकॉप्टर गिरता है। तो कुछ टीचर है वो तो क्या करते हैं, उन बच्चों को डांट करके बैठा देते हैं, लेकिन कुछ ट्यूटर जिनको मनोविज्ञान का ज्ञान होता है उनको पता है कि वास्तव में ये क्या है, कुछ बनाने के लायक है, अतः उनसे विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बना करके स्कूल में संसाधन के रूप में काम में ले सकता है, असुरक्षित उपकरण बनवा करके। तो ऐसा टीचर को जानना चाहिए। तो ध्यान देना, पहली विशेषता कौन सी होगी? बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति क्या हो जाएगी? बिल्कुल मंद हो जाएगी। इसलिए मिथ्या परिपक्वता की अवस्था का है बाल्यावस्था को रोशने। तो ध्यान देना, ये कारण क्या है? सृजनशीलता या विधायकता क्या है? नवीन विचार, नवीन भावना या नवीन उत्पाद का निरूपण ही क्या कहलाता है? सृजनशीलता या विधायकता या क्रिएटिविटी की जो प्रवृत्ति है वो किस अवस्था में जागृत होती है? तो दोस्तों ये जागृत होती है कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं हम, बाल्यावस्था ही चल रहा है हमारा। तीसरी विशेषता देखते हैं, समूह की प्रवृत्ति की प्रवृत्ति। समूह की प्रवृत्ति वह वो किस में पाई जाती है? बालकों में। विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। ग्रुपिंग बनाना सीखते हैं, और ग्रुप कैसा होता है? समूह किस प्रकार का होता है? समलैंगिक। कैसा होता है? समलैंगिक होता है। समलैंगिक होता है। जो समूह बनाते हैं वो बालक, वो कैसा समूह बनाते हैं? समलैंगिक समूह बनाते हैं, यानी लड़के लड़कियों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ समूह बनाना पसंद करती है। ध्यान देना, इस कारण से समूह के खेल खेलते हैं बच्चे। और ध्यान देना, आपने देखा होगा कभी, जैसे मान लिया जाए एक शब्द है खेली, जैसे मान लिया जाए इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में बोले, यदि सीबीएसई वाले बोलेंगे तो राजस्थान वाले तो खेली बोलेंगे इंग्लिश, यदि सीबीएसई वाले स्टूडेंट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? स्विमिंग पूल। क्या बोलेंगे? स्विमिंग पूल, पूल बोलेंगे, स्विमिंग पूल। जब बच्चा अकेला नहीं नहाता है, लेकिन जब खेली में 4-5 बच्चों को देख करके वो क्या करता है? नहाने के लिए उतर जाता है। जब बच्चा अकेला नहीं पढ़ता है, लेकिन 2-3 बच्चों को पढ़ते हुए देख करके क्या होता है? पढ़ने लग जाता है। ऐसी प्रवृत्ति किसमें होती है? इस अवस्था में होती है। और वैसे भी कहते हैं कि मेंढक खेली में, जाट जेड़ी में, और बीन का बाप किसमें? पैसों की थैली में ही राजी होता है। तो ध्यान देना, जो जाट होता है, जो किसान होता है, उसका श्रृंगार जेड़ी होता है। मतलब जेड़ी का मतलब क्या है? हरा भरा खेत, उसका श्रृंगार होता है। और मेंढक के लिए जो अनुकूलित अवस्था है वो कहाँ मिलती है? पानी में, क्योंकि ये क्या है? एक जलीय जीव है। तो वहां खेली में। और बींद का बाप जब विवाह होता है तो पैसों वाली थैली पर नजर गड़ाए रखता है। तो ध्यान देना, समूह की प्रवृत्ति है वो किस अवस्था में पाई जाती है? किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में पाई जाती है। और ये कैसे समूह बनाते हैं? समलैंगिक समूह बनाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है आपको। चौथी विशेषता, निरुद्देश्य भ्रमण। भ्रमण की प्रवृत्ति। निरुद्देश्य भ्रमण यानी हाथ तो फिरे। बच्चे क्या करते हैं? बिना मतलब के क्या करते हैं? अपने बच्चों के साथ में खेलने के लग जाते हैं, कहीं कहीं क्या कर जाते हैं? पिछवाड़े में छुप जाते हैं। ऐसा देखा होगा आपने, बहुत बार देखा होगा बच्चों के साथ में ऐसा होता है।
और बिल्कुल क्या करते हैं, गांव में इधर उधर गलियों में बिना किसी काम के, बिना किसी उद्देश्य के वो क्या करते हैं, ब्राह्मणशील रहते हैं या चलायमान होते रहते हैं। और कुछ देर तक ये परिवार वालों को भी पता नहीं रहता है कि वो कहाँ गया है बच्चा। और ध्यान देना, वो अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ में नहीं रह करके क्या चलता है, दूर के बच्चों के साथ में भी क्या करता है, निरुद्देश्य भ्रमण करने शुरू कर देता है, ताकि वो परिवारजनों को पता नहीं लगे। तो कई कई बार होता था हमारे साथ भी कि परिवार वाले क्या करते हैं, पीछा करते हैं और हम क्या चलते रहते थे, आगे आगे चलते रहते थे कि माणु छोरो उन्ना आयो, कि माणु छोरो उन्ना आयो, कि आज वो कट गयो। स्कूल से निकलते ही क्या हो जाते थे, बच्चों के साथ में हो जाते थे। तो ये क्या होती है, एक निर्देशीय भ्रमण की प्रवृत्ति है, वो बालकों में पाई जाती है साहब। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति है वो इसमें अवस्था में पाई जाती है। पांचवी विशेषता, बिल्कुल इंपॉर्टेंट विशेषता है साहब। यहां पर जो पांचवी विशेषता है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है, वो मुख्य विशेषता होती है संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह की प्रवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति या संचय की प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है साहब, बाल्यावस्था में। संग्रह क्या होता है, संग्रह जैसे हम क्या करते थे कि आपने कोई मोर की पाई क्या है, कोई दूसरी बन किताब हम डाल रखता कि विद्या माता आए, एक दूसरे के पेज में डालते थे ना, पर जब हम पढ़ते थे कक्षा 6, 7, 8 में, या दो तीन स्तर पर, या चौथी स्तर पर, या 5वीं स्तर पर पढ़ते थे। तो संग्रह की प्रवृत्ति। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादातर क्या करते हैं, जब खेलते हैं तो अंटी का संग्रह करते हैं। अंटी यानी जो होती है ना कांच की जो गोलियां, उसका संग्रह करते हैं। अंटी वो मत समझ लेना आप, अंटी का संग्रह, अंटी का संग्रह का वो बाद में आएगी किशोरावस्था, उस समय अंटी का संग्रह की बात करेंगे। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि समलैंगिक समूह है, क्योंकि वो लड़के लड़कों के साथ में और लड़कियां लड़कियों के साथ में, क्योंकि अभी विषम लैंगिक समूह बनाना नहीं सीखा है। लेकिन यहाँ पर संग्रह की प्रवृत्ति का मतलब क्या चल रहा है, तो बच्चों को हमें क्या करना है इस अवस्था में, बच्चों को हमें अच्छी चीजों के संग्रह की ओर, जैसे मान लिया जाए कुछ बच्चे हैं वो सिक्कों का संग्रह करेंगे, किसमें, वो कोई पात्र है मिट्टी का, उसमें वो इकट्ठा करेंगे और उसके माध्यम से उनमें क्या करेंगे, अच्छी आदतों का विकास करेंगे। कि जो पैसे इकट्ठे हुए हैं उनसे या तो क्या लाए, वस्त्र लाए, या कोई अध्ययन सामग्री लाए, या हम टिकटों का संग्रह करवाएंगे बच्चों से, या कुछ अच्छे अच्छे अखबार की कटिंग है उनसे संग्रह करवाना सीखेंगे, ताकि बच्चों के अंदर क्या हो, एक नया विकास हो। तो ये जो कुछ कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मान लिया जाए सामान्यतः लड़के होते हैं, वो तो कांच की अंटियां हैं उनको क्या करते हैं, कांच की जो गोलियां होती हैं उनका संग्रह करते हैं। और लड़कियां क्या होती है, जो गड्ढे खेलते हैं ना, उन उन कंकड़ पत्थरों का संग्रह भी करके रखती है, थैली में या बैग में भर करके रखती है। और जितने भी पेन आए उनको एक साथ ज्योमेट्री बॉक्स में डालने की प्रवृत्ति किस अवस्था में रहती है, उस अवस्था में रहती है। तो ये प्रवृत्तियां हमें इनको सकारात्मक दिशा में ढकेलना है, क्योंकि संग्रह की प्रवृत्ति होगी, लेकिन इन संग्रह की प्रवृत्ति को हम क्या दिखा सकते हैं, एक सकारात्मक दिशा के अंदर क्या कर सकते हैं, बच्चे को ले जा सकते हैं। छठवीं विशेषता साहब, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता, भाषा का विकास। भाषा का विकास बच्चों में सबसे जो अवधि होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधि होती है, वो बाल्यावस्था होती है भाषा विकास की। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधि कौन सी है साहब, बाल्यावस्था। क्योंकि इस अवस्था में एलएडी है, वो जैविक तंत्र है भाषा का, जो नोम चोम्स्की ने दिया था, इसको अलग सिद्धांत में हम पढ़ेंगे, वो सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। और इस अवस्था में हमें ध्यान देना, इस अवस्था में बालकों के सामने जो भाषा बोलते हैं वो सही भाषा बोलनी चाहिए, अलंकारिक भाषाओं का प्रयोग हमें नहीं करना चाहते। जैसे मान लिया जाए कुछ परिवारों में आज क्या होता है, मंत्रोच्चारण होता है या हनुमान चालीसा रोज रोज पढ़ा जाता है, तो बच्चे उसको क्या कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। कंठस्थ कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने उस समय हैंडराइटिंग को सीखा, तो आज उस समय उस तरीके से थोड़ा सीख पाओगे, हाँ प्रयास करने में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है आपका। बोलना सीखा, तो आपको क्या करना है, परिवार में या आसपास के वातावरण में अलंकारिक भाषा का प्रयोग न करके
एक सर्व सुलभ संप्रेषण युक्त सामाजिक बोध से स्वीकार्य भाषा का प्रयोग हमें करना है। यहां ध्यान देना, बिल्कुल जो बात मैं बोल रहा हूं सामाजिक स्वीकार्य बोध वाली भाषा, मतलब जो समाज में वास्तव में क्या हो अच्छी लगे, वो भाषा हमें बच्चों के सामने बोलनी है। क्योंकि भाषा में प्रत्येक शब्द को क्या करते हैं, कैच करते हैं बच्चे। और कैच करने वाला उदाहरण मैंने दिया है, क्योंकि बच्चे जैसा बोलते हैं वैसा कहते हैं कि पापा ऐसा कहते थे, पापा मम्मी ऐसा कहती है, या चाचा जी ऐसा कहते हैं, या चाचा ऐसा कहते हैं। क्योंकि वह शब्दों को क्या करते हैं, कैचिंग पावर है। शब्दों की जो अभिग्रहण क्षमता है, जो अभिग्राही क्षमता है, क्योंकि एलईडी इस समय बहुत सक्रिय है, वो बहुत एक्टिव रहता है। और इस कारण से बच्चे क्या करते हैं कि जितनी भी तरीके की जो भाषाएं हैं उनको क्या करते हैं, आराम से कैचअप करते हैं। अतः हमें अलंकारिक भाषा से बचना है। जो अलंकार लगाते हैं हम येन केन प्रकार के, जो वास्तव में भाषा की क्या करते हैं, शोभा या अलंक बिगाड़ते हैं, उन अलंकारों का प्रयोग हमें क्या करना है, अच्छे अलंकारों का प्रयोग करना है, न कि बुरे अलंकारों का प्रयोग करना है। अगली विशेषता होती है साहब, बिल्कुल इंपॉर्टेंट विशेषता है, बाल्यावस्था में मानसिक तंत्रिकाओं की स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी होती है। ये स्क्रूटनी क्या होती है, छटनी होती है साहब। मान लिया जाए एक शिशुअवस्था है, वो ब्लूमिंग का काल है, खिलने का काल। मानसिक तंत्रिकाएं, मानसिक तंत्रिकाएं बहुत सारी बनेगी बनेगी बनती रहेगी। मान लिया जाए अरबों खरबों मानसिक तंत्रिकाएं, लेकिन ध्यान दीजिए मानसिक तंत्रिकाओं की जो ब्लूमिंग होती है वो क्या होती है, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे मान लिया जाए ब्लूमिंग होती है, जैसे मान लिया जाए बच्चे ने एक कोई सूचना आई, बाहर से क्या आई, कोई इंफॉर्मेशन आई, और तंत्रिका के माध्यम से कहां तक पहुंची, मस्तिष्क तक पहुंची। तो बच्चे ने कहा कि ये पक्षी है, इस रास्ते से पहुंच रही थी, ये पक्षी उड़ सकता है। ध्यान देना, पक्षी के क्या है, पंख है। पक्षी क्या करता है? बीट करता है, बहुत सारी सूचनाएं। अब इनको एकीकृत होने का मतलब जितनी भी उससे संबंधित है उनको एक बना करके सीधी सूचना करेगा। पक्षी के बारे में जितनी भी जो स्कीमास थी उसको इकट्ठी करने का काम एक तंत्रिका के माध्यम से पहुंचेगा, उसको बोलते हैं स्क्रूटनी। यानी जैसे हड्डियां जुड़ती है वैसे वैसे मानसिक जो तंत्रिकाएं हैं, जो नर्व सिस्टम की जो तंत्रिकाएं होती है, नर्व सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं वो क्या होती है, एकीकृत होनी शुरू हो जाती है। तो ये छंटनी का काल कहलाता है साहब। आठवीं विशेषता बढ़ते हैं बाल्यावस्था की, वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है, बाल्यावस्था औपचारिक शिक्षा की शुरुआत की अवस्था है। अब यहां से जैसे कक्षा जैसे ही 3 साल का होगा तो बालक की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत होगी। स्कूल में जाएगा, स्कूल के लिए तैयार करेगा, प्री प्राइमरी स्कूल में जाएगा और वहां से कहां जाएगा, विद्यालय आयु में आएगा। तो यहां ध्यान देना, औपचारिक शिक्षा की शुरुआत की अवस्था कौन सी होती है, बाल्यावस्था। यदि आपसे स्पेशली पूछे तो आपको यदि पूर्व बाल्यावस्था लगा कर कहना है, यदि उत्तर और विलंबित दोनों आए, पूर्व और विलंबित दोनों आए, तो आपको पूर्व बाल्यावस्था करके आना है। क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था से ही क्या हो जाती है, अभी शुरुआत हो जाती है। लेकिन पहले क्या होता था, एनईपी 2020 आने से पहले औपचारिक शिक्षा की शुरुआत भारत में क्या मानी जाती थी, कक्षा प्रथम से मानी जाती थी। जबकि अब क्या माना जाता है? नर्सरी से शुरुआत मानी जाती है औपचारिक शिक्षा की शुरुआत। तो क्या लिख कर क्या होगे, पूर्व बाल्यावस्था यदि स्पेशली पूछे, और यदि बाल्यावस्था ही हो ऑप्शन में तो बाल्यावस्था करके आना है।
तो ये ध्यान रखना। औपचारिक शिक्षा की शुरुआत, औपचारिक शिक्षा जिसमें व्यवस्थाएं हो, जिसमें निश्चित समयबद्ध सामग्रियां हो, जिसमें पाठ्यक्रम हो जिसका निश्चित, वो होती है औपचारिक शिक्षा। ध्यान देना। तो स्कूली शिक्षा की प्रारंभ आयु कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। जी अगला देखते हैं बाल्यावस्था की और विशेषताएं। बाल्यावस्था नैतिक विकास का औपचारिक काल है। नैतिक विकास का क्या है? औपचारिक काल है। और यहां से नैतिक विकास में तार्किकता शुरू होती है। इस काल से बालकों में नैतिक विकास में तार्किकता की शुरुआत हो जाती है। यानी नैतिक विकास का मतलब है अच्छा या बुरा। अब यहां से बालक ये समझना शुरू कर देता है कि अच्छा है तो क्यों अच्छा है, या बुरा है तो क्यों बुरा है, यानी तर्कना शुरू कर देता है बालक। और तर्कना से क्या होता है, जैसे मान लिया जाए किसी दिन मान लिया जाए पास वाली आंटी है, वो छाछ लेने के लिए मम्मी के पास में आई और मम्मी ने क्या कर दिया, मना कर दिया है कि आज छाछ घर पर नहीं है। लेकिन ध्यान देना, दूसरे दिन पास वाली आंटी है, वो क्या लेने आ गई, घर पर जई लेने के लिए आ गई, फिर भी मम्मी ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तीसरे दिन क्या लेने लिए आ गई, कोई बर्तन लेने के लिए आ गई, फिर भी मम्मी ने मना कर दिया। लेकिन बच्चा इससे पहले नैतिकता में तार्किकता की शुरुआत से पहले बच्चा क्या समझता था, इन चीजों को सिर्फ ये समझता था कि मम्मी को कहती थी, कोई बच्चा है इस अवस्था से पहले वो बच्चा मम्मी को कहता था कि मम्मी आप आंटी जी को क्यों मना कर रहे हो घर पर होते हुए भी। लेकिन ये शुरुआत हो जाती है तार्किकता की कि मम्मी क्यों मना कर रही है। तो यहां पर ये सोचने लग जाती है कि बच्चा को मम्मी कहती है कि ऐसे हर किसी चीज को हर किसी को नहीं देते हैं, कि कल को क्या कर दिया था, आंटी जी ने भी हमें इस चीज के लिए मना कर दिया था, बाल्टी मांगी थी आंटी जी से परसों तो बाल्टी नहीं दी, तो आज मेरे पास घड़ा कहां से आएगा, मैं नहीं देने वाली हूं। तो ये तर्कना की अच्छे या बुरे में नैतिक विकास में तार्किकता की शुरुआत किस अवस्था से होती है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। नैतिक विकास में तार्किकता का शुरुआत या रीजनिंग, अच्छा है तो अच्छा क्यों है और बुरा है तो बुरा क्यों है, हर कथन के पीछे कथन कारण का समावेश शुरू करना शुरू कर देते हैं। अगला देखिए साहब, इस अवस्था से इस अवस्था से बालकों में आत्मबोध या स्व का संपर्त्य विकसित होता है। और आत्मबोध का मतलब क्या है भाई, ध्यान देना, आत्मबोध, आत्मबोध या स्व का मतलब होता है सेल्फ, या आत्म का मतलब होता है अपने आप को जानना, अपने आप को
जानना, अपने आप को जानना या अपने आप को पहचानना। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, अपने आप को पहचानना, सेल्फ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ। लेकिन ध्यान देना, ये आत्मबोध होता है वो पूर्व बाल्य अवस्था में शारीरिक विशेषताओं के आधार पर होता है, जबकि उत्तर बाल्य अवस्था या विलंबित बाल्य अवस्था में ये आत्मबोध है वो किस ओर केंद्रित हो जाता है। ध्यान देना, ये किस ओर केंद्रित हो जाता है, आंतरिक विशेषताओं के आधार पर केंद्रित होने लग जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। स्व या आत्मबोध का विकास किस अवस्था में होता है, संपर्त्य का विकास किस अवस्था में होता है, तो ये किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में। अपने आप को जानना कि मैं कैसा हूं, अपने आप की विशेषताएं बताना, अपने आप के जीनोटाइप बताना, अपने आप के फिनोटाइप्स बताना। ध्यान देना, वो होता है स्व। यदि आप ध्यान देना, आप अपनी क्षमताओं या अपने आप को जानने लग जाओगे, आपको स्व या आत्मबोध हो जाएगा, उस दिन आपको किसी भी प्रकार की अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अभिप्रेरित होने से पहले आपको अपने आप का स्व का बोध होना जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं, उठाए हुए कुत्ते कभी भी शिकार नहीं करते हैं, आपको खुद को तपना होगा, किसी के कहने से या बाह्य अभिप्रेरणा से। जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो अति महत्वपूर्ण होती है। अपने आप को जगाओ, अपने आप के हृदय को क्या करो, उद्वेलित करो, अपने आप के हृदय में उत्प्लावन पैदा करो। उत्प्लावन पैदा करने से ही सारे के सारे सिद्धांत, सारे के सारे सीढ़ियां आपको प्राप्त होगी, वरना आपको कभी भी ये सीढ़ियां हैं जो सरकारी नौकरी की वो प्राप्त नहीं होने वाली है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं, बहुत सारी लंबी लंबी बातें करते हैं कि ये होना चाहिए, ये समयबद्ध सारणियां होनी चाहिए। अरे क्या समयबद्ध सारणियों में पड़ा है, अपने आप को झोंक दो, अपने स्व को पहचानते हुए अपने आप को झोंक दो, 24 घंटे इसी काम में रत रखो, अपने आप को आत्म जागरूक बनाओ। ये जब सांगिक बुद्धि आएगी तब अपने आप हम आपको डिटेल में इन चीजों के बारे में बताएंगे कि अपने आप होता क्या है, स्व क्या होता है। तो स्व को इतना ध्यान रखना है अभी आपको कि अपने आप को जानना क्या कहलाता है, स्व कहलाता है। क्या कहलाता है साहब, स्व कहलाता है, स्व कहलाता है। अब देखना सा, जो स्व होता है पूर्व बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था बालक के स्व का विकास शारीरिक विशेषताओं पर आधारित होता है। आधारित होता है। जैसे जैसे मैं लंबा हूं, वह काला है, मैं गोरा हूं, मैं गोरा हूं, सब को मतलब दूसरे को तो पहचान नहीं है, नहीं है, मैं गोरा हूं, भाई मैं काला क्यों बनूं अपने आप में, मैं गोरा हूं, आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं गोरा हूं। मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं, सभी सुंदर होते हैं अपने आप में, कौन बुरा होता है अपने आप में। मैं सुंदर हूं, मैं लड़का हूं। अब यहां ध्यान देना साहब, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम विकासात्मक कार्य पढ़ेंगे बाल्यावस्था के, तो यहां पर क्या करता है, लड़के और लड़की का बोध किस अवस्था में शुरू होता है, बाल्यावस्था में। यौन भूमिकाएं, जैविक यौन भूमिकाएं किस में सीखता है, बाल्यावस्था में सीखता है। तो मैं लड़का हूं, मैं लंबा हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं, इसके आधार पर क्या करता है,
अपने स्वयं या आत्म का विकास किस आधार पर करता है? शारीरिक विशेषताओं के आधार पर करता है साहब। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो लेकिन जैसे ही उत्तर बाल्यावस्था आएगी वैसे ही ये जो शारीरिक विशेषताओं से केंद्रित कहां पर हो जाता है? शव का विकास आंतरिक विशेषताओं पर आधारित हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में स्वयं का विकास आंतरिक विशेषताओं पर आधारित होता है। पर आधारित होता है। आंतरिक विशेषताओं पर क्या होता है? आधारित होता है। जैसे या भीतर की विशेषताएं होती है उन पर आधारित होता है। जैसे मैं फुर्तीला हूं, मैं फुर्तीला हूं। मेरी बात कक्षा में गुरुजी मानते हैं। मैं सच बोलता हूं। मैं ये काम कर सकता हूं। ये किस में आएगा सा? स्व का विकास। ये आएगा किस में आएगा? ये उत्तर बाल्यावस्था या विलंबित बाल्यावस्था में आएगा, क्योंकि यहां पर आंतरिक विशेषताएं पूछी जा रही है। एक बार केवीएस में प्रश्न आया था या डी ट्रिपल एसएसबी में आया था, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन प्रश्न आया था डीएसएसबी या इसमें केवीएस में प्रश्न आया था कि एक बालक अपनी शारीरिक विशेषताओं, जैसे उसके बाल काले हैं, नाखून लंबे हैं, कान चौड़े हैं, इसके आधार पर वो बातें करता है, तो वो किस अवस्था में है? अपनी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अपने आप को जानना कौन सी अवस्था होगी? पूर्व बाल्यावस्था। अपनी आंतरिक विशेषताओं के आधार पर अपने आप को पहचानना कौन सी अवस्था में होगा? उत्तर बाल्यावस्था में होगा। जबकि शारीरिक विशेषताओं के आधार पर फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसके आधार पर पहचानना किस अवस्था में होगा साहब? ये होगा पूर्व बाल्य अवस्था में होगा। तो ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वयं का विकास बाल्यावस्था में होता है पूर्ण, और दो तरीके से होता है। उत्तर पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, जबकि उत्तर बाल्यावस्था में किसके आधार पर होता है? आंतरिक विशेषताओं के आधार पर है वो होता है। अब ध्यान देना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस यहां से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में
बाल्यावस्था में स्थायी दांत स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं। बाल्यावस्था में क्या होना शुरू हो जाते हैं? स्थायी दांत है वो आने शुरू हो जाते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, बाल्यावस्था में मोटर विकास या गतिक विकास पूर्णतः संतुलित हो जाता है। पूर्णतः संतुलित हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था आते आते। उत्तर बाल्यावस्था आते आते यहां ध्यान देना भाई, मोटर विकास या गतिक विकास क्या है? दो तरीके के मोटर बताए थे, पहले थे सकल मोटर पहले होते हैं, फिर होते हैं सूक्ष्म मोटर। सूक्ष्म मोटर, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, जहां पर आपको शंका आ रही थी वो सारी की चीजें आगे क्लियर करने वाला हूं। जहां पर जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से मैं क्लियर कराऊंगा आपको, कि गुरुजी ने उस समय दिशा में नहीं बताया होगा, तो यहां पर जरूरत पड़ती है इन चीजों की। इसलिए जब मैं बता रहा हूं कि पहले संपूर्ण शरीर का उपयोग करना शुरू करता है बड़े अंगों का, और फिर छोटे छोटे अंगों का शुरुआत करता है। तो जब संपूर्ण शरीर या किसी बड़े अंग का उपयोग होता है तो उसको बोलते हैं हम सकल मोटर या ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। और जब यदि क्या होता है, छोटे का भाग का प्रयोग होता है तो कौन सा होता है? सूक्ष्म मोटर। तो ध्यान देना, अभी अभी एक क्वेश्चन आया था वेरी इंपॉर्टेंट, दिशा को लेकर के यहां से संबंधित किया था, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तव में पूछा जाना चाहिए ऐसा, क्योंकि एक दो चीजों को से संबंधित करके पूछने से दो तीन टॉपिक क्लियर होते हैं उनके, हर टॉपिक से क्या हो जाता है, टच हो जाता है वो जाते हुए। तो सकल मोटर जिसमें संपूर्ण शरीर या किसी बड़े भाग का उपयोग होता है, तो सकल मोटर में क्या लिखेंगे? संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर या शरीर का कोई वृहद अंग, कोई वृहद अंग काम में आता है। सूक्ष्म में शरीर का कोई छोटा भाग या सूक्ष्म मांसपेशियां काम में आती है। आती है तो वो होता है सूक्ष्म मोटर। अब ध्यान देना, जैसे मान लिया जाए पहले हम पूरे हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, तो पूरे हाथ का जहां पर प्रयोग होगा वो होगा सकल मोटर। कौन सा होगा? सकल मोटर।
लेकिन जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, अंगुलियों का प्रयोग कर रहे हैं, अंगुलियों का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर कौन सा हो जाएगा, सूक्ष्म मोटर। जैसे मान लिया जाए कोई बच्चा तर्जनी और अंगूठे की सहायता से किसी चीज को पकड़ना शुरू कर देता है। जैसे मान लिया जाए पहले से हम क्या करते थे, पूरे हाथ को घुमाते थे, अंगुलियां और तर्जनी पर क्या रहता है, अंगूठे और तर्जनी पर क्या रहता है, समन्वय नहीं रह पाता है। छोटे बच्चे का कोई चीज पकड़ा दीजिए आपको इसको दोनों में, वो गिरा देगा तुरंत ही। लेकिन ध्यान देना, कोई बच्चा क्या करता है, पहले खाक में डाल करके लाता है ना, लो लो पापा मैं लाऊं कुर्सी, या कोई कोई तकिया किया वो मैं लाता हूँ, तो खाक में डाल करके ले आते हैं। लेकिन उसको जैसे ही आप क्या करोगे, गिलास गिलास या वो हाथ में पकड़ाने की कोशिश करोगे तो वो तुरंत गिरा देगा, और हम भाग करके जाएंगे, करे कहीं गिरा देगा, कहीं टूट न जाए, कांच की गिलास है। तो इस तरीके का भय रहता है ना, कोई चीज गिर करके क्या नहीं फैल जाए, आंगन में फैलने जाए। तो यहां से आपको चीजें सीखनी होगी दैनिक जीवन से। मनोविज्ञान दैनिक जीवन से जोड़ करके सीखोगे उतनी ही क्या होगी, आसान होगी। तो ध्यान देना, पहले हाथ का प्रयोग करता है, फिर क्या करता है, छोटे अंगुलियों का प्रयोग करता है। तो पहले सकल मोटर विकसित होते हैं, फिर सूक्ष्म मोटर। तो ध्यान देना, कहां से कहां विकास जा रहा है, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। तो अंदर से बाहर की ओर जब विकास जाएगा तो इसको बोलेंगे हम प्रोक्सिमो डिस्टल, समीपस्थ दूरस्थ दिशा। तो ध्यान देना, सकल मोटर से सूक्ष्म मोटर विकास होना किस दिशा पर निर्भर करता है, तो ध्यान देना कौन सी दिशा होती है, सकल से सूक्ष्म मोटर। या सकल को क्या बोल सकते हैं, वृद्ध, क्या बोल सकते हैं, वृद्ध या मोटा। सूक्ष्म को क्या बोल सकते हैं, महीन लघु, क्या बोल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम आएगा, ग्रोस और क्या, माइक्रो, ग्रोस और माइक्रो। तो जब पहले तो क्या करता है, संपूर्ण, तो ध्यान देना, पहले हम क्या कर रहे हैं, संपूर्ण हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, और फिर किसका कर रहे हैं, एक छोटी अंगुलियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले संपूर्ण हाथ, संपूर्ण हाथ, और फिर अंगुलियों, प्रोक्सिमा, यानी नजदीक, और फिर अंगुलियां यानी दूर, डिस्टल, दूर। तो जब पहले सकल मोटर विकसित होते हैं, फिर सूक्ष्म मोटर विकसित होते हैं, तो वो कौन सी दिशा होगी, प्रोक्सिमा टू डिस्टल, यानी समीपस्थ दूरस्थ दिशा होगी। तो ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पहले सकल मोटर होते हैं, फिर बाल्यावस्था में सूक्ष्म मोटरों पर वो क्या करता है, समन्वय या संतुलन प्राप्त करता है। तो ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अगली चीज लेते हैं हम, जो है 3 वर्ष में, तीन वर्ष में, 4 वर्ष में, और 5 वर्ष में सकल कौन कौन से होते हैं और सूक्ष्म कौन कौन से होते हैं, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलना, दौड़ना, हल्का दौड़ना, और उठना बैठना, इन पर समन्वय प्राप्त करता है। सूक्ष्म, अंगूठे व तर्जनी की सहायता से अंगूठे व तर्जनी की सहायता से वस्तुएं पकड़ना,
पकड़ना। 4 वर्ष में एक एक पादान को पार करते हुए सीढ़ियां चढ़ना। सीढ़ियां चढ़ना ये शकल होता है। और फिर क्या होता है यहां पर, चित्रकारी करना, या ब्लॉक बनाना, ये सूक्ष्म काम शुरू कर देता है। ध्यान देना, एक एक पादान यानी एक एक सीढ़ी को पार करते हुए नीचे सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना किस अवस्था में सीखता है? 4 वर्ष की आयु में सकल मोटर होता है। ध्यान देना, पूरा शरीर जिसमें मूवमेंट में रहेगा वो सकल, जिसमें कोई विशेष अंग मूवमेंट में रहेगा वो कौन सा होगा? सूक्ष्म। तो यहां पर ध्यान देना, ये एक एक पादान पार करते हुए सीढ़ियां चढ़ना। अब ध्यान देना, एक बिल्कुल प्रत्यावर्तन होता है, प्रतिगमन या प्रत्यागमन जो होता है। और ये जो आदत होती है जो बालकों की, धीरे धीरे एक पादान पर चढ़ना और धीरे धीरे क्या करना? उतरना। इसका प्रत्यागमन है वो अपनी 4 वर्ष की उम्र में, जब भी कोई नवविवाहिता आती है घर में, तो वो जब सीढ़ियां चढ़ती है ऊपर जाने के लिए, तो बिल्कुल इसी तरीके से चढ़ती है जैसे क्या कर रहा है? कोई शिशु चढ़ रहा है, देखना आप। तो उसी को बोलते हैं प्रतिगमन, यानी पीछे की ओर लौटना। जो 20-22 साल की नवविवाहिता दुल्हन है वो भी ठीक उसी तरीके से सीढ़ी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आराम से जाती है। जैसे मान लिया जाए कोई टैप 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 टैप, तो उसी तरीके से धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है और सीढ़ियां उतरना शुरू करता है। किसकी भांति? एक नवविवाहित दुल्हन की भांति। तो यहाँ पर ये पादान को पार करते हुए, एक एक पादान को पार करते हुए, यहाँ कोने की डागला रख है। बस फिर क्या होता है, इतनी खुली हो जाती है नवविवाहित दुल्हनिया कि वो क्या करती है, एक पेड़ी से तीसरी पेड़ी पर, तीसरी पेड़ी से फिर छठवीं पेड़ी पर, सीधे ही क्या करती है, फिर आंगन में धमाकाम करती है। तो ये होता है साहब कर्म। सकल पहले होंगे, फिर सूक्ष्म होंगे। फिर 5 वर्ष में बालक क्या सीखता है? तेज दौड़ना। क्या सीखता है? तेज दौड़ना सीखता है ऐसा। और यहां पर क्या सीखता है? 2 अंगों में समन्वय। 2 अंगों में समन्वय। समन्वय जैसे आंख और इसमें अंगुलियों में समन्वय। लिखना शुरू कर देता है, पढ़ने लिखने का कौशल है वो यहां से शुरू हो जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी चीजें। और फिर आप क्या कर रहे हो? फिर गाइडों में भटक रहे हो, गाइडों में भटक रहे हो। क्यों भटक रहे हो भाई गाइडों में? सारी की सारी चीजें अपने सिलेबस से पढ़िए, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप हम पर विश्वास जताइए, जहां तक रीट होगी तब तक आपके बीच में पूरा का पूरा मैटर उपलब्ध रहेगा और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा यदि आपने बोर्ड के अलावा मेरे शब्दों पर ध्यान दिया है। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? जो मैं वर्बल बोल देता हूँ, मैं रोजाना कहता हूँ कि जो मैं लिखा ना एक सीमित प्रक्रिया होती है, जबकि आप शिक्षक को ढंग से सुनते हो बातों को और ढंग से आप उसको अभिग्रहण करते हो उन बातों को, और वास्तव में आप उनको यथार्थता में उतारते हो, अपने जितने भी जो सामग्री है उसमें उतारने की कोशिश करोगे, तब जाकर के तो ये काम होने वाला है। नहीं तो क्या होगा? अपना और आपकी जब तक तारतम्यता नहीं रहेगी तब तक हम सब जगह असफल होने वाले हैं। चाहे कितनी भी बड़ी कोचिंग में या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के तैयारी कर लो, आपका शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में एक तारतम्य होना चाहिए, एक लय होनी चाहिए। तब जाकर के क्या बनता है? सरकारी नौकरी का राग गाया जाता है। वरना सरकारी नौकरी क्या हो जाती है? बेशुमार हो जाती है या बेसुरी हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरी क्लास कैसी लगी? आप अपने YouTube चैनल को अधिकतम दोस्तों तक भेजने का प्रयास कीजिए ताकि ये सामग्री अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।